बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पांसा पलट गया है। क्या इमरान खान जीत के करीब पहुंच चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस की इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई और इस समाअत के दौरान होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें और अहम तरीन रिमार्क्स को एनालाइज करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किए जाने का सिलसिला बहुत जोरों शोर से जारी है और 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान साहब के गिर्द घेरा जो है तंग करने के हवाले से, चाहे वो इद्दत में निकाह के हवाले से हो या फिर साइफर वाला मामला, उसके ऊपर भी हुक्म इम्तना खत्म हो चुका है। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाई जा रही हैं जबकि निजाम के एक मर्तबा फिर नंगे होने का वक्त आ चुका है। राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर की तफसीलात भी डिस्कस कर लेंगे और निजाम किस तरह से नंगा होने जा रहा है उस पर भी बात कर लेंगे और कौमी असेंबली की तहलील के ऐलान जो है वो किस तरह से हुकूमत के गले पड़ रहा है और हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर डामाडोल होती जा रही है, इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही। और इस वक्त आपको पता है कि कौमी असेंबली की तहलील के मामले पर या फिर जो डिलिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस यानी कि नई हल्का बंदियां, उनके हवाले से और साथ साथ निगरान हुकूमत के हवाले से कुछ इख्तलाफात भी हैं टॉप लेवल पर। जो एक सफ़ा है वो अब एक सफ़ा उस तरह से मिसाली एक सफ़ा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोशा खाना केस में जज हमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। और जज साहब जो है इनके हवाले से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ गर्दिश कर रहा था और किस तरह की चीज़ें थी और उस पर हम अपने वीलॉग में बता भी चुके हैं। तो इस सब के अंदर जो इमरान खान साहब की इस्तदा है, जो इमरान खान साहब की दरखास्त है, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की अदालत में तोशा खाना केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त और केस की मुंतकिली की दरखास्त जो है, ये 2 दरखास्तें दायर की। वकील गौहर अली खान ने जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट्स जो हैं वो अदालत में दिखाई कि जज साहब ये आपकी पोस्ट्स हैं। इस कदर मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस कदर बिलो द बेल्ट, सिर्फ नाकिद होना अलग चीज है, बिलो द बेल्ट वो बातें जो मैं यहां पर अदा नहीं कर सकता आपके सामने, मुझे शर्म आए, आपको सुन के शर्म आए, उस तरह के जुमले लिखे हुए हैं और वो जज साहब है। अच्छा जी, वकील गौहर अली खान ने कहा कि केस में फेयर ट्रायल का सवाल है। तमाम पोस्ट्स फेसबुक पर मौजूद हैं। पोस्ट्स ठीक है या नहीं, लेकिन अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्ट्स अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की गई। केस मुंतकिली की दरखास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है, मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। मतलब 2014 में अगर कोई बंदा किसी के बारे में अगर बिलो द बेल्ट बातें करता था तो क्या वो बायस नहीं था? अब वो अनबायस्ड हो गया? ऐसे तो नहीं होता। जज हमायूं दिलावर ने दौरान इस बात अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक की और कहा कि फेसबुक अकाउंट उनका है लेकिन पोस्ट्स उनकी नहीं है। गौहर अली खान जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। मतलब आप अंदाजा करें कि पोस्ट्स उनकी नहीं है, अकाउंट उनका है, क्योंकि अकाउंट से भागा नहीं जा सकता था, क्योंकि अकाउंट में एक अपने किसी बच्चे की तस्वीर होती थी, फिर आगे गालियां होती थी या इंतहाई बिलो द बेल्ट रिमार्क्स होते, फिर कोई अपनी फैमिली पिक्चर बच्चों के साथ, फिर आगे कोई इस तरह की, तो वो एक उससे फरार नहीं था, क्योंकि आप इतनी प्राइवेट पिक्चर्स अपनी पोस्ट करते हैं वो कोई और तो नहीं कर सकता। जज का कहना था कि पीटीआई जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की है और कमरे अदालत में सबके सामने पोस्ट्स दिखा दी हैं। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना और केस की मुंतकिली की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। मतलब जज साहब ने बता दिया कि पीटीआई ट्रोल करती है। बाद अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की और उन्हें 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जज पर अदम एतमाद की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम पर तहफ्फुजात का इजहार किया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोशल मीडिया वाली मुहिम के मामले को देख सकती है। मतलब जज साहब को यह है कि मैं जो भी करूं, व्हाई आर द पीपल डिस्कसिंग इट? तो चले, जज साहब हैं वो कह रहे हैं तो नहीं करते डिस्कस।
اچھا جی، وہیں دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح کیس قابل سماعت ہونے کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا دوران عدت نکاح ہوا عمران خان صاحب سے۔ نکاح خواہ مفتی سعید کے مطابق انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کا 2 مرتبہ نکاح پڑھایا۔ پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھایا گیا اور دوسرا نکاح فروری میں پڑھایا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جنوری میں نکاح کے بعد بتایا گیا کہ بشرا بی بی عدت میں ہے۔ نکاح خواہ کو عدت والی بات گواہ اون چودھری کی موجودگی میں بتائی گئی اور اس سب کے اندر فیصلے کے مطابق درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پہلا نکاح لاہور اور دوسرا نکاح اسلام آباد میں ہوا۔ پہلے نکاح کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی ایک ساتھ بنی گالہ میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہے۔ بطور میاں بیوی ایک ساتھ رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے۔ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو اس کیس میں انتہائی عجیب و غریب سا جو کیس ہے، اس کیس میں 20 جولائی کو پیشی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک ہمایوں دلاور صاحب والی ڈیولپمنٹ اور دوسری یہ، ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، تیسری ڈیولپمنٹ بھی لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہو کیا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سائفر والے معاملے پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کی تحقیقات پر جاری حکم امتناع واپس لے لیا۔ یعنی ایف آئی اے کی تحقیقات جو چل رہی تھی سائفر کے معاملے پر، کہ سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب کی ایک آڈیو تھی اعظم خان صاحب کے ساتھ، اس معاملے پر عمران خان صاحب کو ہی قصوروار ٹھہرانے کے لیے ایک تحقیقات کا آغاز ہوا اور اس پر لاہور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا تھا، وہ سٹے آرڈر واپس ہو چکا ہے۔ سائفر کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی حکم امتناع ختم کرانے کی متفرق درخواست منظور کر لی گئی اور ایف آئی اے کو سائفر کے معاملے پر تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے۔ جسٹس علی واقر نجفی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سائفر تحقیقات پر جاری حکم امتناع واپس لے لیا ہے اور اس سب کے اندر امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا کہ جی، اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ بھی سامنے لائے تھے اور اس سائفر سے متعلق عمران خان صاحب اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی آڈیو سامنے آئی تھی، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کر دی تھی اور اس سب کے اندر ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سٹے آرڈر لے لیا تھا، وہ سٹے آرڈر بھی اب جا چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو پیش بھی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نظام کس طرح سے ننگا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ آپ ذرا یہ خبر سنیں اور اس خبر کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ کوئی نگران حکومت، کوئی آپ کے قانون کی بالادستی، کوئی پریس کانفرنس، مطلب نگران حکومتیں پریس کانفرنسیں کرتی ہیں عمران خان کے خلاف، ہمت چیک کریں ان کی، مطلب اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک سیاست کو پاکستان کی عجیب نگران حکومت کا کانسیپٹ، اس کی روح کیا ہے، ذرا اسے تو سمجھیں اور نہیں چھوڑیں عمران خان کو۔ عمران خان کے ساتھ جو مرضی آپ کر لیں، کرتے رہیں، اس سے زیادہ کریں، کچھ تو پاس رہنے دینا ملک کے اندر چیزوں کا۔ آئین ہے، قانون ہے، روایات ہیں، کوئی اوپر سے یار کوشش ہی کر لیں۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ والے معاملے میں دیکھیے گا کیسے نظام ننگا ہوتا ہے، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عدم پیشی جو ہے، مسلسل عدم پیشی پر گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے وہ برہم ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں درج مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں ہوئی۔ مسلسل عدم پیشی پر عدالت رانا ثناء اللہ کے وکلا پر برہم ہو گئی اور 25 جولائی کو رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو بذریعہ پولیس طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اسے پہلے ناقابل ضمانت وارنٹس بھی جاری ہوتے رہتے تھے، اس پہ بھی نظام ننگا ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب اس سب کے اندر عدالت نے حکم دیا ہے کہ پولیس ملزم رانا ثناء اللہ کو پابند کرے کہ وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہو۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے ضمانتی کو بھی 25 جولائی کے لیے، جس نے ضمانت دی ہوئی تھی، اسے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور رانا ثناء اللہ کے خلاف 5 اگست 2022 کو اوقاف لیگ کے مقامی رہنما جو ہیں ان کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا اور یہ انہوں نے وہ تڑیاں لگائی تھیں۔ عمران خان صاحب ان کیسز کے اندر نہ صرف پیش ہوتے ہیں بلکہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظام کے ننگے ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بدماش ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپیرنٹلی یہی بھائی عدالت کے سامنے تو پیش ہو۔ رانا صاحب کی جتنی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اور وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب عدالتوں کے سامنے پیش ہو، کیوں نہیں پیش ہوتے؟ جائز مقدمہ ہے، ناجائز ہے، عمران خان 200 ناجائز مقدمات میں پیش ہو سکتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب پیش نہیں ہو سکتے، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک خبر تو سب سے پہلے یہ آئی ہے
और इसे अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक कर लिया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज दी थी। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तजवीज दी है। कौमी असम्बली तोड़ने के लिए 9 और 10 अगस्त को भी गौर किया गया था, लेकिन समरी पर सदर मंजूरी ना दे तो असम्बली 48 घंटे बाद खुद ही तहलील हो जाती है। 12 अगस्त रात 12 बजे तक कौमी असम्बली की मुद्दत है और इसलिए इस सब के अंदर रिस्क नहीं ये लेना चाह रहे और इन्होंने ये फैसला कर लिया। लेकिन अब ये जो फैसला है इसके ऊपर फौरी एक यू टर्न आप कह लें या क्या है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की खबरों की तरदीद कर दी है। अपनी ट्वीट में इन्होंने कहा कि जी अभी फैसला नहीं हुआ, पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद तारीख का फैसला होगा और तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की मुद्दत, वैसे मैं आपको ये बता दूं इन्हें ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, देनी पड़नी थी, क्योंकि असम्बली तो उन्होंने उसी दिन तहलील करनी है। पहले ये ऐलान, ये खबर तो आ गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरदमशुमारी वाला मामला फिर फंसा हुआ है। आपको पता है कि कल एमकेएम को लॉन्च किया गया कि नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर हम ये कबूल नहीं करेंगे। ये पत्ता था जो कि पीडीएम के ऊपर एक फेंका गया पत्ता। तो अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएं तो हल्के तो यही रहेंगे और इन्होंने कहा कि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए, इन्होंने ये कहा है। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अवाम वोट की ताकत से फैसला करेंगे कि उनको मुल्क में फितना चाहिए, जमहूरियत या अमन और इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रख दी मैंने। अब जरा आ जाते हैं फौजी अदालतों वाले मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत ने कल जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो दरखास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि मैंने तहरीरी जवाब जमा करा दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं। वकील आबिद जुबैरी का कहना था कि अदालत की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दिलाना चाहता हूं। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अजमल मियां के फैसले में सेक्शन 8(2) का हवाला दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ अफवाज के एहलकारों का हो सकता है। फैसले में कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी और इस सब के अंदर वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के इस फैसले में ही ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता जिससे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि फौजी अदालतें सिविलियन के ट्रायल की आईनी अदालतें नहीं है। मेरी दरखास्त में आर्टिकल 245 के तहत अफवाज तलब करने का मामला भी है। अदालत ने एफबी अली केस में सिविलियन की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर लिखा। अदालत ने कहा सिविलियन दिफाई मामलात में मुलव्वस निकले तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर, यानी आपको मैं लुबे लुबाब ये बता दूं कि बड़ी डिटेल्ड किस्म के दलाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दिए। इस पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो नुक्ता था, जो लुबे लुबाब था, वो ये था कि शहरियों का फौजी ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल पहले सिविल अदालतों में हो, अगर सिविल अदालतों में चार्ज लगे तो मामला फौजी अदालतों को भेजा जा सकता है। तो इस पर आबिद जुबैरी साहब ने कहा जी बिल्कुल, ट्रायल पहले सिविल अदालतों में होना चाहिए। मालूम नहीं गिरफ्तार अफराद पर फौजी अदालतों में चार्ज फ्रेम हो रहा है, हो चुका है या नहीं। तो ये सारी चीजें हुई। इसके साथ साथ हुकूमत जो है उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद हो गई फुल कोर्ट बनाने की। इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चीफ जस्टिस ने भी इस सब के अंदर कहा कि तमाम जजेस की दिल से इज्जत और उनके मौकफ को एहतराम से देखता हूं और अवामी मफाद के केस में जज का जाती मफाद नहीं होता। ये सारी बातें भी हुई और इस सब के अंदर वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया। तो ये भी एक बड़ी आम, लेकिन जाती तौर पर मेरे से पूछे तो मुझे इस केस के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर हो जाएगी या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। होम्योपैथिक किस्म का ही फैसला आना है जो इस वक्त अपेरेंटली लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।